शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने के लिए लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश। 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी, बीजेपी और कांग्रेस का विप। राज्यसभा में आज भी नहीं चला शून्यकाल और प्रश्नकाल। अवैध खनन मामले में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज फिर बाधित की कार्यवाही। सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को किया बहाल। जांच पूरी होने तक नीतिगत निर्णय लेने पर जारी रहेगी रोक। सीवीसी की उच्चाधिकार समिति को मामले में 1 हफ्ते के अंदर फैसला लेने का निर्देश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सीबीआई की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। बीजेपी को यात्रा का कार्यक्रम फिर से तैयार करके राज्य सरकार को भेजने का निर्देश। 15 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग के बीच शिखर वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौते। प्रधानमंत्री ने व्यापार और निवेश के लिए दोनों देशों के संबंधों को बताया अहम। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार 10% आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। सरकार ने इस आदेश को मंजूरी दिलाने के लिए आज लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोकसभा में इस संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इंट्रोड्यूस तो होने दो। मैं संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 पुरस्कृत करता हूं। यस, नहीं, आपने ऐसा कुछ ये नहीं दिया है, कारण नहीं दिया है। द क्वेश्चन इज दैट लीव बी ग्रांटेड टू इंट्रोड्यूस द बिल। दोज इन फेवर में से आए, दोज अगेंस्ट में नो। आई थिंक द आइज हैव इट, द लीव इज ग्रांटेड। मिनिस्टर में नाउ इंट्रोड्यूस द बिल। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्कृत करता हूं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि लोकसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक राज्यसभा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इसे 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी करके आज सदन में मौजूद रहने को कहा है। देखिए, ये कई राज्य सरकारों ने प्रयास किया। इंदिरा साहनी केस के कारण ये आया कि भी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकता। लेकिन ये जो अभी कैबिनेट का फैसला है वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में है। एक नया उपबंध जुड़ेगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये होने के बाद इसको ताकत मिलेगी। अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था तो इसको ताकत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसलिए निश्चित रूप से लोकसभा से भी 2/3 से पास होना है और राज्यसभा से भी 2/3 से पास होना है। राज्यसभा में कल पेश करेंगे। राज्यसभा में कल आने की, लोकसभा से पास होने के बाद कम्युनिकेट होगा और कल आने की संभावना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो सिर्फ 1 घंटे में पढ़ के कोई तय कर सकता है। ठीक है, गरीबों को मदद करना है, हम भी मानते हैं, लेकिन गरीबों के नाम पे इलेक्शन चुनाव जीतने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं। सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10% आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया है और ये आरक्षण मौजूदा 50% कोटा व्यवस्था की सीमा से अलग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। आरक्षण की नई व्यवस्था के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव करना होगा। सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के गरीब तबके को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का फायदा मिलेगा। सामान्य वर्ग में आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से किसी तरह की आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं ले रहे हैं। साथ ही जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होगी और जिनके पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी।
राज्यसभा की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध के चलते 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाने के बाद ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों पर अवरोध पैदा किया। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसदों ने अवैध खनन मामले में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जांच एजेंसी के दुरुपयोग के मुद्दे पर गतिरोध पैदा किया। बीएसपी सांसदों ने भी सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है। सभापति ने कहा कि सदन में इन सभी मुद्दों पर किसी और नियम के तहत चर्चा की जा सकती है। सदन में गतिरोध जारी रहने में राज्यसभा की कार्रवाई इस वजह से दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। Honorable members, certain members have given a notice that I have not admitted them under 267. I will take it up if you give notice under normal rules and procedure. House is adjourned to meet at 2 p.m. और इस समय हम सीधा रुख करेंगे अपने संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह का, जो संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हो गया और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने वाला जो विधेयक है उसे सरकार चाहती है कि ये पास हो। आज आखिरी दिन है सत्र का, फिलहाल क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं कामकाज को लेकर? नहीं, बिल्कुल आपने प्रीति ठीक कहा। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और सरकार ये चाहती, देखिए ये जो है इसको लोकसभा ने रख दिया है, उसमें प्रस्तुत हो गया है, थावरचंद गहलोत जी ने रखा है इसको, और ये बहुत ऐतिहासिक विधेयक है। इस मामले में जो संविधान का 124वां विधेयक जो है, ये संविधान संशोधन विधेयक होने के नाते थोड़ी सी जटिल प्रक्रियाएं हैं इसमें, लेकिन बावजूद इसके सरकार चाहती कि ये पास हो, क्योंकि ये कोई आज से नहीं, इसको बहुत लंबे समय से इसकी मांग उठती रही। खासतौर पर जब मंडल आयोग लागू हुआ था उस समय भी ये बातें उठी थी। और आज अगर इस बात को देखेंगे, बाकी उसमें तो कोई राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो अनारक्षित वर्ग, खासतौर पर उसमें जो अपर कास्ट में भी हैं, उनमें गरीब लोगों की संख्या काफ़ी है और उनको किस तरह से उच्च शिक्षा में और जहां बहुत ज़्यादा धन व्यय करना पड़ता है और नौकरियों में कुछ एक सिक्योरिटी मिले, उसके संदर्भ में ये लंबे समय से जो चली आ रही मांग इसको पूरा करता है। तो सरकार का प्रयास है और व्हिप जारी हुआ है। देखिए इसमें प्रीति, कुल मिलाकर के सरकार ने कई ऐसे अहम विधेयक रहे हैं जिनको कोशिश की इस बीच में, लेकिन दोनों सदनों में काफ़ी अवरोध रहा। सभापति राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष ने भी लगातार प्रयास किया, सरकार की ओर से भी काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी रही हैं कि बहुत कामकाज नहीं हो पाया। अब ये देखना ये है कि इस हाउस में पास होने के बाद जो अपर हाउस है उसमें क्या स्थिति बनती है, ये अभी देखना होगा। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। आइए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। 3 दिन की भारत यात्रा पर आई नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस दौरान पश्चिमी यूरोप के स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान आर्थिक, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश का अहम महत्व है। दोनों देश मिलकर नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के विषय पर सफल सहयोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और नॉर्वे के संबंधों में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का अहम महत्व है। नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने भारत में लगभग $12 बिलियन का पोर्टफोलियो निवेश किया है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ नॉर्वे की 100 से भी ज्यादा कंपनियां के प्रतिनिधि भारत आए हैं। कल इंडिया नॉर्वे बिजनेस समिट में उनका भारत के बिजनेस लीडर्स के साथ उपयोगी इंटरेक्शन हुआ है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पोर्टफोलियो निवेश और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों में नॉर्वे की कंपनियां भारत की अपार संभावनाओं से लाभ उठाएगी। We have increased the partnership between our two countries and we have reviewed them during this meeting today.
I think the partnership between our two countries are moving in a very positive direction. We've had fruitful discussions on a broad set of issues, including how we can accelerate progress towards sustainable development goals and steps we can take to further strengthen our bilateral ties. And given the importance of India's economy and the size of its territory and population, the world will not be able to reach the sustainable goals unless India is on board. And I have seen impressive improvements and work done in India. शिखर वार्ता से पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी में स्टॉकहोम में भारत नॉर्डिक देशों के संयुक्त शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था, जिसमें नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की थी। नॉर्वे की प्रधानमंत्री आज रायसीना डायलॉग में उद्घाटन भाषण देंगी। साथ ही उनका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। चौथे रायसीना डायलॉग की आज से शुरुआत हो रही है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री इसमें उद्घाटन भाषण देंगी। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई सहित 92 से अधिक देशों के वक्ता इसमें हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में बदल रहे वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड लीडर और उसके कारकों पर चर्चा होगी। इस दौरान खास तरह के सहयोग और नई तकनीक पर भी मंथन किया जाएगा। अपनी तरह के इस खास चर्चा के कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करता है। 2015 से शुरू हुए इस कार्यक्रम में हर बार नए और चर्चित विचार उभर कर सामने आए हैं। इनमें राजनीतिक नेताओं, रणनीतिक विचारकों, नीति निर्धारकों, तकनीक शोधकर्ताओं और कारोबारी जगत की हस्तियों ने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। इसे भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू रणनीतिक सम्मेलन माना जाता है। आकाशवाणी समाचारों का प्रसारण आज से निजी एफएम चैनल भी कर सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजधानी दिल्ली में एक समारोह में इसका शुभारंभ किया। उन्होंने इसे एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम बताया, क्योंकि रेडियो नागरिकों के लिए सबसे बड़ा जनसंचार माध्यम है। ये अलग अलग जो रेडियो स्टेशंस हैं, इनको भी हमें माय टीम, हिज टीम, योर टीम नहीं समझना चाहिए। Basic reason of setting up multiple radio stations, multiple media houses is to give more opportunities and more avenues for the Indian citizen to access various information, entertainment and education. सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के रूप में बहाल करते हुए उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को पद से हटाने वाला केंद्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग का आदेश आज रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा से उनके अधिकार नहीं छीने जा सकते। साथ ही ये भी कहा कि जब तक सीवीसी की उच्च अधिकार समिति मामले की जांच पूरी नहीं कर लेती, तब तक आलोक वर्मा विभाग में नीतिगत फैसले नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने समिति को 1 हफ्ते के अंदर फैसला लेने को कहा है। ये समिति सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति पर फैसला लेती है। पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विभाग के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच विवाद का मामला सामने आया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। The court apparently has strengthened the immunity given to the CBI director in the larger interest of a fair and impartial functioning of the CBI. At the same time, the court has devised an accountability mechanism. This is in accordance with the norms of fair play. And therefore, in accordance with the directions of the court, obviously they will be complied with. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई को यह निर्देश भी दिया है कि रथ यात्रा के कार्यक्रम को फिर से तैयार करें और राज्य सरकार को लोकतंत्र बचाओ रथ यात्रा पर फिर से विचार के लिए दोबारा प्रस्ताव भेजें। इस मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें बीजेपी को राज्य में रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल फोन पर बातचीत की। इस दौरान भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा कम करने
और अफगानिस्तान में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसे लेकर व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करके बताया कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि के लिए प्रयास करने पर भी चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों ने प्रमुख द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की और आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। पुतिन ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता की कामना की। दोनों नेताओं ने पिछले साल दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी में हासिल की गई प्रगति के मील के अहम पत्थरों की भी सराहना की। पुतिन ने सितंबर 2019 में वार्षिक पूर्वी आर्थिक फोरम में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने घोषणा की है कि वो जनवरी के अंत में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। किम ने अपना कार्यकाल पूरा होने से 3 साल पहले ही इस्तीफे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए नई चुनौतियों को स्वीकार करने का समय आ गया है। किम का कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त होना था। किम ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि वो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचागत निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों के साथ जुड़ने के अलावा पार्टनर्स इन हेल्थ के साथ भी फिर से जुड़ेंगे। विश्व बैंक ने कहा कि किम की विदाई के बाद अंतरिम आधार पर बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा 1 फरवरी को पदभार संभालेंगी। प्रयागराज में कुंभ में पहला शाही स्नान भले ही 15 तारीख से शुरू होगा, लेकिन पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक रंग में सराबोर हो चुका है। कुंभ के दौरान राज्यसभा टीवी की खास पेशकश में हम आपको कुंभ के अद्भुत दृश्य दिखाएंगे और इसी कड़ी में देखिए पेशवाई का नजारा। कुंभ से अपनी खास पेशकश में आपको ले चलेंगे प्रयागराज, जहां दुनिया के सबसे बड़े समागम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अपनी इस कड़ी में आपको दिखाएंगे प्रयाग नगरी का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। अखाड़ों की पेशवाई एक ऐसा समय होता है कुंभ में जब पूरा शहर मेजबान बना होता है और बाबा जो हमारे अखाड़े हैं वो सब इस शहर में प्रवेश करते हैं और कुंभ में अपने 1 महीने के 1.5 महीने के कल्पवास के लिए जाते हैं। ये नजारा है प्रयाग में वैष्णव अखाड़े की पेशवाई का। हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी और रथ के साथ बैंड बाजा लिए जब ये पेशवाई निकली तो मानो पूरा प्रयागराज सड़कों पर इसकी झलक देखने उतर आया। पेशवाई में शामिल संतों ने इस बार के कुंभ के इंतजामों को दिव्य बताया। बहुत सुंदर लग रहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। धर्म में हुआ नहीं था। अभी आप लोग संगम के पास पहुंचे। जी जी, और आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वैष्णव अखाड़े की इस पेशवाई में इससे ताल्लुक रखने वाले निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के संत शामिल हुए। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। आज जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, तीनों अखाड़े जो वैष्णव के अखाड़े हैं, दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही, इन तीनों अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। पेशवाई का मतलब है कि आज से हम तीनों अखाड़ों का नगर प्रवेश हो रहा है और इन तीनों अखाड़ों के अंतर्गत जितने भी महामंडलेश्वर श्री महंत आते हैं वो सब साथ में मिलकर के नगर में प्रवेश कर रहे हैं। दरअसल कुंभ नगरी में अखाड़े के प्रवेश को पेशवाई कहा जाता है। इसके बाद ये साधु कुंभ नगरी में तकरीबन 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। कुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज तैयार है और यहाँ साधु संतों और श्रद्धालुओं की आगवानी के लिए तैयारियां भी लगभग पूरी की जा चुकी हैं। कैमरामैन DK पांडे के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।